प्रणाम। मैं सोनू आज आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित करना चाहूंगी। महोदय, मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। उनकी मासिक आय 10 से 12 हजार है। हम 3 भाई बहन हैं। बढ़ती महंगाई के चलते मेरे माता पिता द्वारा घर के खर्च के साथ साथ हमारी पढ़ाई का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे तैसे वो हमारी पढ़ाई का खर्च चला तो रहे हैं, लेकिन हमें कोचिंग सेंटर की फीस पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर कोचिंग सेंटर की फीस पर टैक्स ना लगे तो हमें फीस कम देनी पड़ेगी। महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि चाहे स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर, शिक्षा संस्थान पर जीएसटी ना लगे, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। धन्यवाद। क्या नाम बताया बेटा? सोनू। हाँ सोनू बेटा, थैंक यू। आपने अच्छी बात की है कि कोचिंग सेंटर के अंदर जो टैक्स लगता है, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी एजुकेशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है। और ये अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि उस परिधि के अंदर नहीं आते, यहाँ कोचिंग आप लोग लेते हैं। और जो टैक्स का विषय है, ये टैक्स का विषय ये जीएसटी काउंसिल का है, और जीएसटी काउंसिल का मैं सदस्य भी हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री के नाते देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्री उस काउंसिल के सदस्य होते हैं। जो पूरे देश की काउंसिल बनी होती है, पूरे देश के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री उस काउंसिल का मेंबर होता है, और जो हमारी वित्त मंत्री होता है वो वित्त मंत्री उसका चेयरमैन होता है। और उस निमित्त लगभग हर 3 महीने के अंदर एक बार उस जीएसटी काउंसिल की पूरे देश भर के लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग भी होती है। वो अपने अपने सुझाव देते हैं। कहीं ऐसे हमारे वस्तु होती हैं जिसको डिमांड करते हैं कि लोग इसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, या ये टैक्स इसके ऊपर कम करना चाहिए, या कोई टैक्स से बाहर करना चाहिए। ये वहां पर सारी बैठ करके उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होती है, उसके ऊपर विचार होता है, बड़े अधिकारी उसके अंदर होते हैं और उसमें सुझाव देते हैं। और आपने बेटा जो सुझाव मेरे को दिया है, मैं जीएसटी काउंसिल का मेंबर हूं, क्योंकि वित्त मंत्री हूं मैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं वित्त मंत्रालय भी देखता हूं। तो जरूर आपकी इस बात को जीएसटी काउंसिल के अंदर मैं रखूंगा, ताकि हमारे जो सेंटर्स हैं उनको भी इस टैक्स से बाहर किया जा सके। अगला विद्यार्थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मुस्कान है। मैं पिछले 2 वर्षों से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। सर, केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में सर्वर डाउन, कंप्यूटर हैकिंग, पेपर लीक तथा परीक्षा केंद्रों की लंबी दूरी जैसी अनेक गड़बड़ियां होती है, जिनके कारण मेहनती अभ्यर्थियों का समय, धन और परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार पूरे हरियाणा में फेयर सिलेक्शन होते हैं, उसी प्रकार पूरे देश में भी फेयर सिलेक्शन होने चाहिए। मुझे आशा है आप इन सभी बातों पर विचार करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिससे आपकी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि अच्छी बनेगी। आपका धन्यवाद। थैंक यू मुस्कान बेटा, मैं आप सब की पीड़ा को बिल्कुल इस बात से समझता हूं, क्योंकि ये बड़ा एक आपने जो विषय रखा है, ये दिल को टच करने वाला विषय है। क्योंकि बच्चा बड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तपस्या करता है, रात रात भर जागता है, उसकी तपस्या का नहीं पता लगता किसी को, क्योंकि अकेले में बैठ करके वो जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का ही ये परिणाम आता है। और जब ये इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ अगर कहें हम, वो दिक्कत खड़ी होती है उसके सामने। परंतु इसके अंदर बेटा मैं एक बात आप लोगों से जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ऐसा विषय जो रखा है पेपर लीक का, ये घटनाएं लंबे समय से चल रही हैं, आज तक इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। लोकसभा के अंदर 1986 के अंदर एक बिल आया था, 1986, तब मेरे ख्याल से 1986 में भी बहुत छोटा था, मुझे भी नहीं पता है कि ये बिल आया था नहीं आया था, मैं छोटा था काफी।
1986 में ये बिल आया कि बच्चों के पेपर लीक होते हैं, इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए। लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा ही हुई, कुछ हुआ नहीं है खाली चर्चा हुई, चर्चा कर ली, उसको बंद कर दिया। उसके बाद 2022 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पेपर लीक को लेकर के एक बिल लेकर के आए, कानून बनाया, उससे फर्क पड़ा। हमने हरियाणा के अंदर पेपर लीक को लेकर के कानून बनाया, उसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया। और कोई अगर इस के अंदर शामिल होता है कि पेपर लीक कोई गिरोह बना हुआ है या कोई पेपर को बाहर जारी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। क्योंकि यह घटनाक्रम फिर हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के गंभीरता से इसके ऊपर काम किया। क्योंकि कई बार अफवाहें चलती रहती हैं, पेपर लीक हो गया जी, पेपर लीक हो गया, परंतु जब तक हमारे पास कोई तथ्य या परिणाम उसका सामने नहीं आता, तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। जो ही हमारे पास कोई तथ्य सामने आता है तो सख्त कार्रवाई भी हम करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कोई खिलवाड़ कर सके। ये जिम्मेवारी, ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है लोकसभा के अंदर बिल आया और बिल इतना सख्त आया कि अगर कोई इसमें संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान उसमें किया गया और भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। अगर वो व्यक्ति जुर्माना नहीं दे सकता तो उसके घर को बेच करके, कुड़क करके, उसकी संपत्ति को कुड़क करके उसकी भरपाई की जाएगी, ताकि आने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो पेपर लीक के गिरोह में वो शामिल ना हो सके। उसको लेकर के सख्त कानून बनाने का काम किया है। और मैं आपसे ये आग्रह भी करूंगा सभी यूथ से, क्योंकि घटनाक्रम हो जाते हैं। आजकल टेक्निकल सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। अगर जैन जी कहें या आजकल जो स्क्रीन जैन जी कहें, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया कि पता भी नहीं चलता, आपके बटन के अंदर कैमरा लगा हुआ है, सारा कुछ आपको पता है। कान में अगर कोई चीज रख लेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कान में कुछ रखा है। वो भी इस प्रकार का एडवांस टेक्निक आ गई है। परंतु इन सब चीजों को लेकर के सरकार बड़ी अवेयर है और लगातार इसको लेकर के सख्त कानून की तरफ सरकार बढ़ी है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में अगर संलिप्त होगा, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, ताकि इन घटनाक्रमों को रोका जा सके। और आप देखते हैं हरियाणा के अंदर हमने, ये कोई छोटा साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद हाइड्रोजन ट्रेन का जब वो उद्घाटन करने के लिए, झंडी दिखाने के लिए आए थे, तो सोनीपति वो ट्रेन आई थी, क्योंकि जींद से सोनीपत वो चली है। मंच के ऊपर उन्होंने कहा है, मंच के ऊपर ये कहा उन्होंने वहां पर कि जो बिना पर्ची बिना खर्ची का सिस्टम हरियाणा के अंदर बना है, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जो इसके पीछे जैसे आप मेहनत करते हैं दिन रात, मैंने कहा है आपकी तपस्या है, आपकी मेहनत है। आप ये भी नहीं देखते कि कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। जब भी आप मुकाम को हासिल करते हैं तो उसके पीछे हमें भी इतनी ही ताकत से काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे, हमारे परमिल जी ने जिक्र किया था एक शब्द का, भर्ती रोको गैंग, इन्होंने उसका जिक्र किया था। हम कोई भी भर्ती निकालते हैं, जो ही एडवर्टाइजमेंट होगी वो सबसे पहले कोर्ट में चली जाएगी, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। जब तक कोर्ट उसको फाइनल नहीं करेगा
वो लटकती रहती है, 6 महीने लटकेगी, साल लटकेगी। जब वो आएगी तब जाकर के हम उसके ऊपर आगे उसकी प्रक्रिया चालू करेंगे। ये बड़ी हमारे सामने दिक्कत है, क्योंकि कोर्ट जब चली जाती है कोर्ट के अंदर तो हमें फिर थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो आपको मैं इस बात के लिए जरूर आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके हित में, आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी आप लोगों को, अपने यूथ को, उनके साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर संलिप्त कहीं पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त कानून बनाया है। और मुझे विश्वास है कि जब ये कानून बना है, अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि मैं मट्टी में मिलूं, तो ऐसा नहीं करेगा। तो वो सोचेगा कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आप लोग आगे बढ़ते हैं। और एक समय था जब मेहनत धरी की धराई रह जाती थी, कोई पूछता भी नहीं था। मेरे को तो मिले हैं बच्चे, मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम वर्षा है। मेरे पिताजी मजदूर हैं, जिनके द्वारा मेरी कोचिंग की फीस दे पाना बहुत कठिन हो जाता है। मुख्यमंत्री महोदय, मेरे जैसे छात्रों के लिए कोचिंग छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए, जिससे कि गरीब प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हाँ वर्षा, थैंक यू। अच्छा, आपने ये कहा है जो आपका क्वेश्चन है, परंतु बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार किस गति से काम कर रही है। बेटियों के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक हमने फीस माफ की है। पहले किसी बच्ची का पैसा नहीं लगता फीस का। और 12वीं तक के स्कूल के अंदर, 12वीं तक के बच्चों को तो सभी को, कोई भी है वो, उनको बुक्स देना, उनको ये वर्दी देना या उनको लेखन सामग्री प्रदान करना, ये सारा का सारा हरियाणा सरकार कर रही है। उसके साथ साथ मैं वर्षा आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी पिछले दिनों निर्णय किया था, अपने बजट के अंदर भी मैंने बोला था कि हमारा हरियाणा का बच्चा देश के किसी भी सरकारी संस्थान में पढ़ने के लिए जाता है, एससी या बीसी समाज का, तो उसकी स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस देने का काम वो हरियाणा सरकार करेगी। बाहर भी, यहां भी उनको स्कॉलरशिप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमारी बेटियां मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं। वर्षा जी, आपने जो इसके बारे में, कोचिंग सेंटर्स के बारे में कहा है, उसके लिए भी जरूर इसके ऊपर मंथन विचार किया जाएगा। हमने गांव के अंदर पिछले दिनों लाइब्रेरी खोली है, आपको मालूम है, और लगातार हम खोल रहे हैं कि हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी हो, एक बड़ी लाइब्रेरी हर सिटीज के अंदर हो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उसके अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी हो। हमने स्कूल्स की लाइब्रेरी, हमने कॉलेजेस की लाइब्रेरी, उसको भी 24 घंटे ओपन रखने का निर्देश दिया है कि स्कूल के अंदर भी जाकर के बच्चे वहां पढ़ सकें, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर भी जाकर के वहां बच्चे पढ़ सकें, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। कोचिंग सेंटर्स के अंदर आप यहां आते हैं क्योंकि आपको एडवांस यहां से शिक्षा मिलती है। और कई बात ऐसी होती है कि जो बच्चे बड़े होते हैं, वो बच्चे जो मजबूत परिवार से होते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, परंतु जो गरीब परिवार होता है, जैसे वर्षा जी आपने कहा है कि पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे परिवारों को कोचिंग की फीस देने में भी दिक्कत आती है। अगर वो घर पढ़ते हैं तो घर और कोचिंग सेंटर का भी तालमेल नहीं बन पाता, क्योंकि जो एजुकेशन आपको यहाँ मिलती है वो शायद वहाँ नहीं मिल पाती होगी। आपकी मजबूरी होती है कि आपको कोचिंग सेंटर में आकर के यहाँ पर अपनी तैयारी करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, और उसके लिए जो फीस है बिल्कुल उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि हमारे जो इस प्रकार के परिवार हैं
जो कोचिंग के अंदर फीस देने में उनको दिक्कत आती है, उसको ऊपर भी वर्षा जी जरूर विचार किया जाएगा। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम लगातार बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को भी प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। थैंक यू वर्षा। माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार जी। आज मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जो कि है वेटिंग लिस्ट का समय पर जारी न होना। सर, सरकारी भर्तियों में जब चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते तो बहुत से पद रिक्त रह जाते हैं, जिससे बहुत समस्या प्रकट होती है। तो उस पर अगर आप वेटिंग लिस्ट के जरिए अगर उस पर काम करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। जो आपने कहा इसका विषय चर्चा पहले आ गई है कि हमने जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट के अंदर मैंने कहा है कि हमने कुछ वेटिंग लिस्टें अब जारी भी की हैं, मैंने कहा था, और आगे इसको हम जारी रखेंगे। वेटिंग लिस्ट है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, भी इतने दिन के अंदर जो बच्चे ज्वाइन कर जाएं अच्छा है, जो ज्वाइन नहीं करते तो उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, उसके ऊपर हम इसको बिल्कुल लागू करेंगे। जो आपने कहा है इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए और हमें भी उस प्रक्रिया के अंदर ना जाना पड़े। ये अच्छा है। थैंक यू। कुछ बच्चों को जरूरी जानकारी, कुछ योजनाओं की जानकारी और आप अपने